स्टार्ट करते हैं, है ना। ये है पहला क्वेश्चन है, ये है आपका पुली और यहां पर एक स्प्रिंग कॉन्स लगा हुआ है और ये M1। दूसरा यह है B और यह है स्प्रिंग कांस्टेंट K, यह है मास M2 और ये M1। सही है भाई। तो इसमें M1 इज ग्रेटर देन M2 दिया हुआ है, ऐसे करके एक बार सवाल पढ़ लो। सुनो, चार्जर पता है हमारे कोच में पापा को जाकर क्या करेंगे, एक कमरे पे डाल के उसके लेवल पे पहले वाले चिट लगाते अपना नाम क्लास स्केल लिखने को उसका ट्री का नेम लिखने के लिए साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम भी और साइंटिफिक नेम भी, और वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। सम फेमस बॉटनिकल गार्डन आर। हां भाई देखो, M1 इज ग्रेटर देन M2 है, जस्ट आफ्टर थर्ड BC। अगर जो आप इसे BC को कट कर दोगे तो क्या होगा, जैसे कट करने से पहले की स्थिति देखो, तो यहां पे M1G लगेगा, यहां पे इसमें X मान लो इलोंगेशन, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा इसमें KX, बिल्कुल सही बात है। और यहां भी कितना लगेगा KX, तो जो टेंशन होगा वो T कितना होगा KX के बराबर होगा। सही है। तो यहाँ पे तो लगेगा M2G और यहां लगेगा T डैश, ऐसे करके। तो इधर देखो, तो B में यहाँ पे T डैश था और यहां पर M2G था, तो इतना था यहाँ पे KX। क्लियर है क्या बात। और इक्विलिब्रियम में था, और यहाँ KX जो होगा वो M1G के इक्वल हो जाएगा, तो KX जो होगा वो M2G इज इक्वल टू KX प्लस T डैश हो जाएगा। बोलो, ये है स्थिति। सही है बात। M2G प्लस T डैश इक्वल टू KX होगा। हाँ, M2G प्लस T डैश इज इक्वल टू KX, ये बात है। अब अगर जो आप इसे काट दोगे, जब काट दोगे तो स्प्रिंग फोर्स तो एकदम से बदलता नहीं है, सही है ना। तो ये तो KX का KX ही रहेगा। तो यदि मैं आफ्टर कटिंग, जैसे ये तो है ना बिफोर, और मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं आफ्टर, तो ये तो ऐसे रहेगा। ये M1 था, तो M1G और KX, और यहाँ पे M2। सही है भाई बात। और ये रस्सी कट जाएगी तो इसमें तो अभी भी KX ही रहेगा बेटा, देखो। और नीचे क्या रहेगा M2G। तो देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में तो M2G और KX, T डैश था यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो T डैश था वो हट गया, तो यानी कि नेट फोर्स किधर रहेगा, इसका इधर रहेगा फिर तो, है ना। तो यही है, द एक्सेलरेशन ऑफ M2 विल बी अपवर्ड। यस, एक्सेलरेशन ऑफ M2 विल बी अपवर्ड, बिल्कुल सही बात है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ये वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो सेकंड भी हमें चेक करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स विल बी इक्वल। नहीं, M1 का एक्सेलरेशन कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि इस पे M1G और KX अभी भी लग रहे थे और अभी भी लग रहे थे। बोलो, नहीं नहीं नहीं, एट दैट इंस्टेंट बता रहा हूं मैं, एट दैट इंस्टेंट
जैसे ही आप इसे कट करोगे रस्सी को, तो ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका, ओके एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे कुछ अलग सिचुएशन होगी, वो बात अलग है। एट द सेम टाइम पूछ रहा है, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। ओके तो फिर तो उसका ऑप्शन ए और सी हो जाएंगे। हाँ, एक मिनट चेक करने दो। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन टू ब्लॉक विल बी नॉन जीरो। हाँ, ए एंड सी ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शन, है ना? चेक कर लो एक बार, ए एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है? ऐसे यस नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी कर लिया बेटा? एक सेकंड सर। यस सर। से ए पार्टिकल इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। सवाल पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 2, देखो, है ना? मतलब सही क्वेश्चन है ये, थोड़े थोड़े सवाल पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 और देखो क्या क्वेश्चन है। डायग्राम इसका फिगर नहीं दे रखा, केवल इंग्लिश में लिख रखा है क्वेश्चन, तो पढ़ के बताओ मेरे को क्या समझ में आता है। सर एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है which is proportional to time। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर है, और जो फोर्स है उस पर अल्फा टी दिया हुआ है, मास इसका m मान लो, यस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम t, ऐसे फोर्स बढ़ रहा है और t बराबर 0 पे यहाँ पर है। द फिगर शोज द, अब ये दे दिया इसने इसका ग्राफ, ये y एक्सिस है x एक्सिस है। एक ग्राफ तो ऐसे ही है नंबर 1, दूसरा ग्राफ ऐसे है नंबर 2। तो हमें बताना है कि क्या क्या है। एक्चुअली ये मतलब रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन हो गया वैसे तो। बताओ फोर्स, एक्सेलरेशन कितना होगा? F इक्वल टू एम ए, अल्फा टी इक्वल टू m इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अल्फा टी अपॉन m है। क्लियर है क्या बात? अब बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कैसी होगी, इसकी कितनी होगी, तो बता सकते हो? क्या इक्वेशन लगाएंगे? आफ्टर टाइम इसकी वेलोसिटी हाँ, इक्वेशन कौन सी लगेगी? v is equal to 2 plus at। हाँ, अब ना अपने कम जहां बैठे हो टेबल पर, उसके सामने लिख देना है ऐसे करके कि सर ने कहा था कि तुम गलती करोगे, सर ने कहा था कि तुम गलती करोगे, कि वो इक्वेशन लिख लेना बेटा, दिन में कम से कम 5 बार डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि वो वेरिएबल हाँ। एक्सेलरेशन। लिख लेना कि वो जो इक्वेशन होती हैं हमने तभी लगा, हम भी गलती करते थे पता है, लेकिन हम तो अब नहीं करते, कभी कभी ऐसे
लेकिन जब ये एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा। तो इसे क्या लिखेंगे हम, dv अपॉन dt। सही है, dv इज इक्वल टू अल्फा अपॉन m इंटू p इंटू dt। ऐसे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। t बराबर 0 पर u तो 0 है, किसी t बराबर टाइम t पर इसकी वेलोसिटी v आ जाएगी। 0 पर 0, t पर v, तो v फ्रॉम 0 टू v अल्फा m t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू t। क्या आ जाएगा, v माइनस 0 t स्क्वायर बाई 2, v इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2m इंटू t स्क्वायर। सही भाई। तो अब ये बताओ, ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो कैसा बनता है ये पैराबोला, y स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बेटा ऐसे ही बनता है यू करके। तो ये तो हो जाएगा v और ये t। तो ये जो दूसरे नंबर का ग्राफ है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और ये वाला जो ग्राफ है ये देखो, एक मिनट देखना बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा अपॉन m इंटू टी, ए इज इक्वल टू के टी। इसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन देख लो, कर्व 1 शोज एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम, 2 शोज वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। सही है, ये है। अभी एक कर्व और रह गया, कर्व 2 शोज वेलोसिटी अगेंस्ट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी ग्राफ बनाओ भाई। देखो इधर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, तो यहां देखो, एक बार देख लेना बेटा, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टी, ये है ना। तो यहां से t v इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2m और t की जगह a अपॉन k रख देंगे स्क्वायर। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो इसका भी ग्राफ कैसे बनेगा, v और a का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। तो a b c 3 ऑप्शन सही हो गए मेरे हिसाब से। तो आंसर चेक कर लो जरा, a b c बिल्कुल सही आंसर। सही है सवाल। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें पहला दूसरा तो कर ही देते हैं, तो ये तो हो जाता है ये वाला और ये वाला। बच्चे यहां तक नहीं पहुंचते क्योंकि वेलोसिटी टाइम पूछता है ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम पूछता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी आपको निकाल के देखना पड़ेगा। सभी ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा बेटा अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 3, जब कॉपी कर लो तो बताना।
पूरे वर्ल्ड में क्या है, एक ही लैंग्वेज यूज होती है। कौन सी लैंग्वेज में होते हैं ना? अच्छा, वो जीनियस और तो मेरी इस लैंग्वेज में नाम होते हैं कैसे बॉटनिकल और फिजियोलॉजिकल, मतलब जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो कहाँ से, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? Yes, madam. सही है बात। तो ये है लैटिन लैंग्वेज। दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अब। क्वेश्चन नंबर 3। एक बार इंग्लिश पढ़ लो, फिर मैं इसे हिंदी में समझाता हूँ आपको। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 है ना भाई? ये है, देखो पढ़ लिया। ऐसे है कि जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक लकड़ी का लट्ठा है ना, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का लट्ठा, ऐसे इसे ऐसे रख रखा, यू रख रखा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और उसकी एक्सिस, लकड़ी के लट्ठे की एक्सिस क्या है? वर्टिकल। Yes. तो यदि आप इसे ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। तो लकड़ी का लट्ठा ऐसे है यू करके, और इसे रस्सी से, यू रस्सी लपेट रखी है इस पे, यू ऐसे करके, और ऐसे एफ से नहीं खींच रहे हैं, है ना? थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, आप भी बड़ा बना लो। यू करके खींच रहे हैं, यू रस्सी गई और यू खींच रहे हैं, यहाँ रस्सी करके। रस्सी horizontal plane में है ना? हाँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी रस्सी, ऐसे करके यू। ठीक है। तो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जेई मेंस के लिए और इवन एडवांस के लिए बेटा। जेई मेंस में तो आजकल इतने टफ आते नहीं है, एडवांस के लिए कुछ नहीं दे रखा इसमें, मैथ्स, बेसिक मैथ्स लगानी है। हाँ भाई, एक रस्सी है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं है ना भाई? इसका कैपिटल एम मास मान लेते हैं, तो टेंशन कितना होगा इसमें? टी। तो यदि इसे स्मूथली खींचना है तो ये तो हो जाएगा टी साइन थीटा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, और इधर की ओर कितना हो जाएगा बेटा? 2t cos थीटा। तो 2t cos थीटा विल बी इक्वल टू एफ। सही है बात? तो टेंशन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा यश, सर हमारी नहीं नहीं नहीं, आपकी क्लास नहीं है। आपकी तो मैं संडे में ले लूंगा, एक क्लास रह रही है बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है बेटा? अच्छा। हाँ, बस उसमें स्पेरिकल कंडक्टर रह रहा है और थोड़े बहुत सवाल मैं करा दूंगा, ठीक है बेटा? तो तुम तो कैपेसिटर स्टार्ट कर दो, समझे? कर दिया सर। हाँ, समझ में आया वीडियो से? नहीं? हाँ सर, आ रहा है। चलो ठीक है। और तू फोन भी कर लिया अगर कभी कभी, है ना, कभी कोई डाउट हो तो पूछ लिया कर बेटा। हाँ सर। ठीक है, चलो ओके। थैंक यू। ओके। Yes, sir. ये बताओ, cos थीटा का ग्राफ तो पता ही होगा आपको, Yes. 0 से पाई बाय 2 तो ऐसे बनता है। तो ये बताओ cos थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग? बोलो डिक्रीजिंग। कैसे डिक्रीजिंग का मतलब है? थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो cos थीटा की वैल्यू कम होती है, जबकि sin थीटा पाई बाय 2 तक की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे। और ये कैसा फंक्शन है? ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग है, ध्यान रखना, इंक्रीजिंग। सही है?
डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन मैथ्स में पढ़ाएंगे आपको, मैंने बता दिया। थोड़ी सी बात है कि यदि फंक्शन नीचे आए तो डिक्रीजिंग, ऊपर जाए तो इंक्रीजिंग, दैट्स इट। सही है। अब ये पढ़ो, टेंशन टी, ए ऑप्शन क्या है बताओ? टेंशन टी एफ अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऐसे। तो यदि आप थीटा बढ़ाओगे, इफ थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा क्या होगा? घटेगा। कॉस थीटा घटेगा तो टेंशन बढ़ेगा। ये तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए और बी में ए सही है। सही है। कॉपी करो और सी और डी में फाइंड करो कैसे करना है। हाँ भाई, सीओडी में बताओ। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी तो गलत हो गया। सीओडी में टी इज ग्रेटर देन एफ इफ थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई 3। बताना जरा। यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, अगर जो आप देखोगे यहां टी है बाई 2 कॉस थीटा, बोलो तो थीटा अगर जो 60 डिग्री है यानी पाई बाई 3, तो टी क्या हो जाएगा? 1/2, टी बराबर एफ हो जाएगा। बोलो सही है क्या बात? और अगर जो थीटा 60 से ज्यादा हुआ तो कॉस थीटा जो होगा वो लेस देन होगा 1/2 के। ये बात समझ में आती है नहीं? तो देखो यहां एक तो यही है, आप इसे ऐसे करो, आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा कितना आएगा? एफ अपॉन 2t, है ना। अब यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 60 तो कॉस थीटा लेस देन 1/2, तो यानी कि f अपॉन 2t इज लेस देन 1/2, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा? f अपॉन t लेस देन 1, या t इज ग्रेटर देन f। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपी करो। है ना, ये है।
साफ कर दूं भाई? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा। 4 What is the fourth option? अच्छा 4th, एक मिनट चेक कर लूं। अरे कर लो चेक आप। π/4 से बड़ा होगा। Sir, cos theta length number पढ़ लेगा. हाँ ऐसे ही कर लो आप कि थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो cos थीटा लेस देन 1/√2 Yes. और cos थीटा की वैल्यू यहां रख देना लेस देन 1/√2। सही है? तो f/√2t इज लेस देन 1, तो 2 इज ग्रेटर देन f/√2। ये है आंसर इसके लिए सही। Okay. पढ़ा दिया? हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया? तो अब आगे नहीं पढ़ाना इसे, हाँ टेस्ट लेना है इसका। हमें ये बताएंगे। संडे के दिन। हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, एक बार रिवाइज करा के इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ाना। ठीक। ऐसा नहीं है कि केवल बोर्ड का ही पढ़ा दो। सही है ना? भैया पापा पूछ रहे थे आप कैसा पढ़ा रहे हो, नॉर्मल पढ़ा रहे हो कि थोड़ा तैयारी कर रहे हो? बेटा तैयारी वाली की फीस अलग होती है और उसका बैच अलग है ना? या तो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, अब केवल मैं आपको बोर्ड वाला ही है ना? फिर जो इसको मैं की नीट वाले अलग बैच है, तीनों मेरे को आपको अलग पढ़ाना पड़ेगा नीट की। तो बता दो कब से। लेकिन मैं आपको तो फिजिक्स कहाँ पढ़ा रहा हूँ, अब तो केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। हाँ तो मैं बात कर लूंगी वो तो पापा से। बेटा फिजिक्स की ना फीस ना 4000 है ठीक है नीट के लिए, है ना? तो बता दो फिर आप कब से स्टार्ट करोगे। मैं तो स्टार्ट कर ही दूंगा, जैसे बैच चल रहे हैं ना, तो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा फिर उसमें नीट के, फिर बोर्ड के साथ साथ नीट की तैयारी कराएंगे। भैया से बात करा दूं भैया। नहीं नहीं पापा के साथ है ना, हाँ तभी हाँ, ठीक है। या बताना है जैसे किया उसके लिए अलग पढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हम एलएम का मॉड्यूल कराते हैं। अच्छा ठीक है भैया उसके लिए हाई स्टैंडर्ड हाँ। होगा। बोर्ड का तो पढ़ाएंगे ही, साथ में मॉड्यूल सॉल्व कराएंगे ठीक है ना, वो अलग होता मैं है। पापा के फोन पे बात करा। हाँ फोन पे बात। ठीक है भैया। भैया तो बस। नमस्ते बेटा। हाँ भाई समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 4 करो। Yes, sir. हाँ ये है 4th, देखो कैसे कि यह है 45 डिग्री, यह है 45 डिग्री और कौन सा चार्ज है? कौन सा चार्ज है? ए का मास है 10 kg, ये है 40 kg। तो मैंने इससे कहा चलिए तूने ऐसे कैसे लिया? ये हो गया भाई आपका 40 kg। सही है? तो अब हमें ये नहीं पता कि ये नीचे आएगा ऊपर जाएगा, लेकिन मैं ऐसा सोच लेता हूँ ये 40 kg है, चलो ये नीचे ही आएगा। सही है? तो इसका एक्सेलरेशन A1 मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन A2 मान लेते हैं। ये ब्लॉक A है, चलो AA और इसका एक्सेलरेशन AB। क्या आप मेरे को AA और AB में कंस्ट्रेंट बता सकते हो साइना? हाँ देखो ये तो हो गया इधर AA और ये हो गया 0, ये हो गया AB, तो AB इज इक्वल टू AA प्लस 0/2 ये आएगा। सही है? चलो ये तो कहानी खत्म हो गई। रस्सी में टेंशन T मान ले, तो इसके लिए इधर लगेगा tan G cos 45
तो क्या होगा इधर t माइनस टेन जी कॉस 45 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। बोलो इसके लिए क्या लगाऊं बेटा, बताना इक्वेशन। 45 एक मिनट सॉरी, साइन 45 आएगा बात तो, सॉरी मतलब मतलब वैल्यूज तो सेम आएंगी लेकिन साइन 45 आएगा, है ना बेटा, गलत लिख दिया। तो यहाँ पे आएगा 40g साइन 45, 40g साइन 45, 40g साइन 45 माइनस, दोबारा से बोलो, 40g माइनस 2t। अरे बेटा ऐसे है ना, ये t, ये t, ये 2t। तो सॉरी मैंने 0 ले लिया था, एक्सेलरेशन था तो नहीं 2t आएगा बेटा यहाँ। अब ये ऐसे है ना, 40g साइन 45, तो 2t इज इक्वल टू 40 इंटू ए बी। बात क्लियर है क्या बात? अब देखो मैं इसे साफ कर दूं क्या इधर वाले को, ये है बात सही है। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन में टेंशन भी पूछा है। तो अब देखो सॉल्व हम किस स्मार्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें ए अपॉन ए बी पता है, तो ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू आएगा 2। तो मैं इसे डिवाइड कर देता हूं, टी की वैल्यू निकाल लूंगा। तो टी माइनस 10g है ना 1/√2 डिवाइडेड बाय 4। बोलो ए अपॉन ए बी, तो ये कितना है 2/4। सही है क्या? तो इससे t की वैल्यू निकल जाएगी। चार सत्ते 28। देखो आंसर कैसे दे रखा है, यार आंसर तो आ नहीं रहा। अच्छा रूट तो नीचे है, 4 सत्ते 28 √2 75√2, तो यानी कि 2/√2 150/√2 न्यूटन। चेक कर लेना बेटा आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये आजकल बेटा इस टाइप के सवाल आपके एडवांस में भी आते हैं ऐसे, है ना, मतलब लोअर क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन, एडवांस में भी जब एडवांस का पेपर होता है ना तो उसमें 30% तो टफ आता है, बहुत ज्यादा टफ, और 70% इजी आता है। तो इजी मतलब थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, या इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन कर सकता है। तो ये एडवांस के लिए भी एक्सरसाइज 2 में पार्ट 3 के 4 का तो ए बी डी दिया हुआ है। हाँ ए बी डी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए और बी तो निकालेंगे ना अभी, ए का एक्सेलरेशन बी का एक्सेलरेशन। हाँ यस, अभी तो ए की, इसलिए तो मैंने टी निकाल दिया पहले। अब टी की वैल्यू इसमें रख देना बस, और इसमें रख देना, लेकिन चेक करके, हो भी सकता है सही, नहीं भी हो सकता है सही, है ना। साफ कर दूं क्या इसे? यस सर। तो कर लोगे आप इसे ए बी, या मैं कर दूं?
में कर देते हैं, है ना। हाँ, इससे देखो टेंशन की वैल्यू 150 अपॉन रूट 2 माइनस 100 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, तो जाएगा 50 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 10 ए, तो आ जाएगा 5 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू ए, है ना। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चेक कर लो ऑप्शन सही है, सही है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। ये सर बी का निकाल दिया, वही आ रहा है 5/2 हाँ। आ रहा है। सही है, तो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, पढ़ो अपने मन में और बताओ। Question number 5. Two blocks of mass 10 kg and 20 kg. फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू है 200 न्यूटन। एट ए सर्टेन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg इज, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। राइट का मतलब यही है इधर, सही बात है। अब देखो, तो यदि इसका 12 है तो 20 का कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन निकालना। 12 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 12 ही होना चाहिए। ऐसी बात हो गई, अब ऐसे करोगे आप, है नहीं सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो बनाते हैं। हाँ, सॉल्व करेंगे। और 12 तो कतई नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन 12 मुश्किल है। क्यों, बोर्ड पे देखो, आप इस 10 kg पे स्प्रिंग फोर्स kx इधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स kx इसमें इधर लगेगा, इसका एक्सेलरेशन a निकालना है, सही है। तो 10 kg पे इधर की ओर लगेगा स्प्रिंग फोर्स kx, 10g इधर, n1 इधर, एक्सेलरेशन। आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ, वो तो बात सही है, क्योंकि इसमें बैटरी लो है और मेरे पास चार्जर भी नहीं है, तो परमानेंटली भी ऑफ हो सकता है, ये थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा आपको, है ना। 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई, Yes. kx is equal to m into a, ऐसे लगाएंगे ना, f net is equal to m into a, न्यूटन का द्वितीय नियम, f net kx is equal to 10 into 12, तो kx की वैल्यू 120 न्यूटन आ गई। सही है क्या बात, मैंने कहा ना, तो चेक करना पड़ेगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ठीक बात है। Yes. तो देखो आप 20g का निकालो 20 kg का। तो ये 200 minus 120 divided by 20 होता है। वेरी गुड, ये तो हो गया 200, चित्र बना लेना लेकिन, है ना बेटा। kx एक्सेलरेशन a डैश मान लेते हैं, 200 माइनस kx इज इक्वल टू 20 इंटू a डैश, 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 20 इंटू a डैश, 80 इज इक्वल टू 20 माइनस a डैश इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो 12 तो नहीं आया बेटा, Yes. 12 आ भी सकता था, पता है, किसी भी तरीके से, जैसे मास वास को एडजस्ट कर दे वो, है ना। Okay. कुछ मास को 20 की जगह कुछ ऐसा लिख दो कि 12 आ जाए, तो आ जाएगा, ऐसा ऐसे बात नहीं। तो फिर B और C सही है। अभी चेक तो करने दो, बी क्या है, वही है। हाँ बस सही है, बिल्कुल सही बात है, बी और सी है ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी करो
और बताओ मेरे को क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ के, पढ़ो थोड़ा सा, ये बताओ क्या पापा फाइट करने का चार्ज है। ये सब आइडिया से क्वेश्चन सो पढ़ लिया बेटा सवाल? यस सर, कुछ समझ में आया नहीं? थोड़ा बहुत समझ में आया। हाँ देखो, अब ये जो है यदि आपको एफबीडी बनाने आते हैं, इसमें मास वास कुछ नहीं दे रखा। एफबीडी और कॉन्सेप्ट आपको आएगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ऐसे नहीं है कि पुराने जमाने के ठाके दे दिए है ना ऐसे करके। बोर्ड पे देखो, ये है सी ब्लॉक, सही है, इसके ऊपर रखा हुआ है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक ऐसे, और ये देखो मान लीजिए ये दो ही ब्लॉक होते तो बताओ कैसा होता मोशन, कैसी मोशन होती? ये नीचे स्लाइड करता और सी राइट पे जाता। लेकिन इसके ऊपर एक ये भी है, सही है। तो मान लेते हैं, देखो सी के बी जो है सी के रिस्पेक्ट में इधर को मूव करेगा, यस और जो ए है वो बी के रिस्पेक्ट में इधर उधर मूव करेगा। तो मैं सी का एक्सेलरेशन मान लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सही है। यस और मैं ये मान लेता हूं, ध्यान से देखो, कि बी का एक्सेलरेशन जो है इसके रिस्पेक्ट में, इस पे बैठ के बी क्या आएगा, अलोंग द इंक्लाइन आएगा। तो इसका कितना मान लू, ए बी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सी। क्लियर है क्या बात? अभी इसे ही कंसीडर करो आप। दूसरी बात, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1 मान ले। अब इसके ऊपर ए भी रखा हुआ है, सही है बात। तो इन दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितनी मान ले, N2, सही है। तो मेरे को आप ए का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए का एफबीडी, ए पर कितने फोर्स लगेंगे? एक एमजी लगेगा, हाँ ये एक्स एक्सिस, नॉर्मल लगेगा। हाँ तो एक तो लगेगा MAG और एक लगेगा N2। क्या इसके अलावा कोई फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स ये वो? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो सूडो फोर्स का मतलब ही नहीं, हाँ यस सही है क्या बात? तो ये बताओ, यस अब यदि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इस ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना आएगा? बोलो 0, यस है ना। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स होगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। हाँ यस। तो अब ये बताओ कि जब ये सिस्टम इधर जाएगा तो ए ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा क्या? नहीं नीचे ही आएगा। हाँ तो ए ऑप्शन पढ़ो। तो वो तो गलत हो जाएगी फिर। नहीं सही होगी, नेगेटिव वाई में ही आएगा। क्लियर है क्या? ए ऑप्शन इज ए क्लियर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, सही बात है। अब ध्यान से देखो,
अब आप इसकी बात करो, है ना। मान लिया दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N1 है, सही है। तो बोर्ड पे यदि आप देखोगे ऐसे करके, यूं करके, यूं, तो इसका इसमें MC मान लें ऐसे करके, है ना। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, इसका मास m मान लें, है ना। तो इस पे फोर्स देखो कितने लगेंगे इसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू C। कंसीडर, यहां लिख देता हूं, विद रेस्पेक्ट टू C कंसीडर B। तो बोर्ड पे देखो, तो एक तो मैं फोर्स लगाऊंगा इसमें mg, वेरी गुड। Yes. दूसरा फोर्स लगाऊंगा मैं N1, N1. वेरी गुड। और इसके बीच में फोर्स लगेगा, वो लगेगा N2, N2. बिल्कुल सही बात है। तीसरा फोर्स, एक सूडो फोर्स लगेगा किधर की ओर, इधर की ओर, Yes. उसकी बात है MAC। क्लियर है क्या बात। Yes. और एक्सेलरेशन किधर आएगा बेटा इसका, AB, इधर आएगा। क्लियर है क्या बात, सही है। Yes, sir. हाँ, तो ये तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। बता सकते हो भाई परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन क्या सिचुएशन बनेगी। ये थीटा, mg cos theta. mg cos थीटा, वेरी गुड, है ना। का N1. एक मिनट बेटा, N2 का भी cos थीटा आएगा, ध्यान रखना, अच्छा, yes. ये भूल मत जाना। N2 cos थीटा, सही है। और इधर की ओर N1 प्लस, बताओ, Sin theta उसको. MAC sin MAC sin theta. साइन थीटा, बिल्कुल सही बात। क्लियर है क्या बात। तो ये हो जाएगा, एक मिनट, ये तो हो गया ऐसे। और अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन ऐसे mg कर, cos theta. पहले mg sin थीटा mg sin theta. प्लस MAC cos थीटा Cos प्लस N2 का भी sin थीटा। sin theta. और कुछ लग रहा है क्या, नहीं, और कुछ नहीं. नहीं, इक्वल टू m इंटू AB। क्लियर है क्या बात। Yes. ये है m इंटू AB हो गया। अब क्या करें, तो ऐसे देखो, देखो इसके लिए यदि मैं इसके लिए FBD बनाऊंगा, ये N1 लगेगा बस। Yes. और इस पे तो क्या लगेगा mg, और इस पे क्या लगेगा n डैश। Yes. तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये हो जाएगा ना थीटा, ये हो जाएगा थीटा, और ये होगा N1। तो इधर की ओर लगेगा N1 sin थीटा, है ना, इधर की ओर। Yes. तो इसके लिए N1 sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू AC। एक ही इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, सही है। अब इसमें हम देखें एक्सेलरेशन ऑफ A रिलेटिव टू B इज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। बोर्ड पे देखो, चलो ये तो मतलब इक्वेशन बन गई थोड़ी सी। बोर्ड पे देखो एक बार, यदि आप इस पे बैठ जाओगे, इस पे, और B को देखोगे, Yes. यदि आप इस पे बैठ जाओगे, B को देखोगे, बोर्ड पे देखो, मतलब ये इक्वेशन काम आएंगी नहीं बहुत ज्यादा,
लेकिन हम इसे बिना उसके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स तो सॉल्व करनी नहीं है, हमें केवल समझना है। तो यदि मैं b के रेस्पेक्ट में आप बना लेना चित्र ऐसे, b के रेस्पेक्ट में a को देखूं ऐसे करके, तो b का एक्सेलरेशन किधर है? इधर की ओर। सही है ना? तो इधर की ओर है, तो मान लिया कुछ a' भी है, मान लिया इसका एक्सेलरेशन, तो इस पे फोर्स कितने लगेंगे? एक तो लगेगा mg और एक लगेगा n2, और आप यहां बैठे हो, सूडो फोर्स किधर लगेगा? ऐसे लगेगा, है ना? तो m इंटू इसका कुछ m डैश मानना पड़ेगा इसका, है ना? m डैश इंटू ab, कुछ ऐसा लगेगा। तो बोर्ड पे देखो, इसके रेस्पेक्ट में इसकी मोशन क्या होगी? एक तो इधर फोर्स लगेगा, ये m डैश, थीटा वीटा मान लो, चलो जो भी मानो आप, है ना? थीटा ही होगा वैसे तो। हाँ, ये थीटा एंगल दिया हुआ है ना, ये थीटा हो गया, और एक ऊपर लगेगा। तो यदि मैं इसे x एक्सिस मानूं, इसे y एक्सिस मानूं, तो विद रिस्पेक्ट टू b, a के एफबीडी के अनुसार a की मोशन कैसे में होगी? b और c ऑप्शन पढ़ो। b पर बैठकर a को देख रहे हैं हम, बस जा रहा है, कितने से जा रहा है वो पूछ ही नहीं रहा, वो तो हमने एफबीडी बना करके सूडो फोर्स लगा के इसके रेस्पेक्ट में इधर जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं बोलो बेटा, सही है क्या बात? तो ए और बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं बी की, द एक्सेलरेशन ऑफ बी, सी ऑप्शन पढ़ो। द एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। पहले इतना कॉपी कर लो आप, फिर मैं आगे बताता हूं इसे। हाँ, कॉपी कर लो थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ चीज की आवश्यकता है, कुछ चीज की आवश्यकता नहीं भी है, लेकिन हमने इक्वेशन बना दी सारी, जितनी भी बन सकती हैं भाई। ब्रेक हो रही है? अच्छा ठीक है। क्लियर सुनाई दे रहा है साइना? ए बी का जो एक्सेलरेशन है, ए का नहीं सर, ये जो ए बी है, बी का एक्सेलरेशन
हाँ ये विद रिस्पेक्ट टू सी है, अच्छा ओके। विद रिस्पेक्ट टू सी है। विद रिस्पेक्ट टू सी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो अलग ही आएगा कुछ। सर जो अभी हमने एंड में बनाया कि एक्सेलरेशन ऑफ वे रिलेटेड टू बी वाला, हाँ तो वो ए बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सी हो जाएगी। हाँ, ए बी जो है वो सी के रिस्पेक्ट में है। हाँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उस पर? नहीं, कुछ फर्क तो पड़ेगा। पहले इसे कॉपी कर लो, मैं बता देता हूँ, लेकिन एक्सेलरेशन उधर ही आएगा, है ना। ओके मैं अभी आपको मतलब इसे आप ए बी डैश मान लो, आप ऐसे मान लो, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो चेंज होगा ही, सही है ना। ए बी डैश ऐसे मान लो आप, क्योंकि ए बी एग्जैक्ट नहीं होगा ये, है ना, ए बी डैश होगा, कुछ भी होगा। ठीक है। हाँ ए बी डैश मानो तो ज्यादा बेटर है। अब देखो, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मैंने बताया नहीं था कभी, आप ना ये भी नहीं हो, फिर ऐसे है। देखो अब देखो, अब हमें बी का एक्सेलरेशन निकालना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो बी का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? पहले एक सी पे बैठ जाएंगे, तो सी का एक्सेलरेशन किधर है? ए सी इधर, और जब हम इसे देखेंगे तो ये है ए बी इधर, बोलो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा। ये बात समझ में आती है नहीं, है ना। तो बोर्ड पे देखो, ये तो हो गया ना थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात? तो अब जो इस बी का जो एक्सेलरेशन आएगा, बी का जो एक्सेलरेशन आएगा वो किधर आएगा? एक तो इधर आएगा ए बी साइन थीटा, अब ए सी और ए बी कॉस थीटा में जो बड़ा होगा उसके हिसाब से एक्सेलरेशन आएगा, समझे ना। ए सी और ए बी में जो बड़ा होगा उसके हिसाब से आपका एक्सेलरेशन आएगा। तो अब इन इक्वेशन से आप देख लो ए सी और ए बी कॉस थीटा में कौन सा बड़ा है? ए सी बड़ा है, ये ए बी कॉस थीटा बड़ा है, ये देखना पड़ेगा, सही है। तो बोर्ड पे देखो कैसे करें अब मतलब ए सी ए बी कॉस थीटा थोड़ा बड़ा होगा और ए सी जो होगा वो छोटा होगा इस केस में। कैसे प्रूफ करें हम इन इक्वेशन की हेल्प से, वो हम देख लेते हैं। कैसे, मैंने इसके लिए क्या लिखा था, n1 sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए सी, और ये इक्वेशन परपेंडिकुलर टू इक्वेशन लगाई थी, तो n2 इज इक्वल टू ए बी। कैसे करें भाई? ए बी जो होगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा और ए सी में किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? बताते हैं, अभी बताते हैं। n1 देखें, अभी थोड़ा सा और सॉल्व करके इधर इसे मैं साफ कर देता हूं, है ना। और एक तो ये इक्वेशन बन गई, तो मैं इधर n2 sin थीटा है ना, तो क्या मैं इधर sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, और क्या मैं इधर cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, ये है। तो देखो, जब मैं इधर मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इसे हटा दो यहां से, है ना भाई।
मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये तो कट जाएगा। जी cos of the term that will be into cos वाली। हाँ, तो क्या कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा n2 cos थीटा sin थीटा और माइनस MAC cos स्क्वायर थीटा। सही है, माइनस कितना आएगा भाई, माइनस n2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू, इसकी गुणा करेंगे इसमें n1 sin थीटा प्लस MAC sin थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस MAB cos थीटा। क्लियर है क्या बात, ये भी कट गया। सही है बात, तो माइनस MAC cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, चलो उधर ही ले जाते हैं इसे, तो 0 इज इक्वल टू n1 sin थीटा प्लस MEC sin स्क्वायर थीटा, है ना भाई, प्लस MAC cos स्क्वायर थीटा, और इसे इधर ले आते हैं तो MAB cos थीटा, तो MAB cos थीटा इज इक्वल टू n1 sin थीटा प्लस MAC। ये बात आ गई, सही है क्या बात। और ये था n1 sin थीटा किसके इक्वल था, MAC के, इसके। MAB cos थीटा इज इक्वल टू MAC ब्रैकेट में लिख देंगे, सीन्स मैंने इक्वेशन बनाई थी n1 sin थीटा इज इक्वल टू MAC के। सही है बात, तो बोर्ड पे देखो, तो AB cos थीटा इज इक्वल टू M प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू AC आ जाएगा। अब देख लो AC बड़ा है या AB cos थीटा बड़ा है, AB cos थीटा अपॉन AC is equal to M plus capital M upon M is greater than 1, तो AB cos theta is greater than AC। Very good question। कॉपी कर लो एक बार, थोड़ा टाइम लगा के कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वास्तव में है। इसलिए मैंने इक्वेशन लिख दी थी सारी, और ये वाली इक्वेशन पता है ना कैसे आ रही है ये, हाँ, वो वेज की है सी की। तो बहुत सारा हो गया।
कटरे भी ले जाओ। अगर जो इसमें एक भी फोर्स इधर उधर से हो गया तो फिर आंसर नहीं आनेगा, है ना। कर लिया ना। तो अब मैं इसे साफ कर दूं, यहाँ पे ये सब सिचुएशन बन गई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ए बी का एक्सेलेरेशन इस पे बैठेंगे तो सी तो इधर है और बी इधर है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन ये होगा, है ना, ये बी है, बी मान लेते हैं, तो ये होगा ए बी कॉस थीटा और ये क्या होगा ए बी साइन थीटा। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए बी कॉस थीटा बड़ा है तो इधर आएगा नेट एक्सेलेरेशन ए बी साइन थीटा, और मतलब कुछ भी मान लो इसे ए बी कॉस थीटा माइनस ए सी। तो बताओ बी का एक्सेलेरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर। कितने एक्सेलेरेशन से पता नहीं, कितने एक्सेलेरेशन से, हाँ ये जा रहा है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बेटा? मतलब ये हद सवाल है, मतलब
बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। निकालने में ना इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी अच्छे अच्छे टीचर्स को। सही है। अब डी ऑप्शन बचा। डी ऑप्शन देख लो। डी ऑप्शन क्या है भाई? ये कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लाइन सी इज ग्रेटर देन जी साइन थीटा। अब वो तो होगा ही, देखो वो तो मैं वैसे ही बता दूंगा। नहीं आई बात समझ में कि वो ये वो तो देखो इसे मैं ऐसे ही बिना कैलकुलेशन के सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, है ना। वो ये कह रहा है कि इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा ऐसे ऐसे, तो वो कितना होगा? वो जी साइन थीटा से ज्यादा होगा या कम? बोर्ड पे देखो जरा एक बार ध्यान से। मान लेते हैं हमारे पास ये ब्लॉक था और अगर जो मान ले फिक्स था, रेस्ट पे था, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आता? जी साइन थीटा। लेकिन अगर जो मैं इस पे एक फोर्स और लगा दूं N2, जो कि ब्लॉक ए लगा रहा था, तो N2 का ये भी फोर्स लगने लगेगा ना इधर की ओर, तो वो उसे और एक्सेलरेशन दे देगा। तो जी साइन थीटा से ज्यादा ही आएगा, तो इसमें ज्यादा सरदर्दी करने की जरूरत नहीं है ना। तो जी साइन थीटा से ज्यादा ही आएगा। सही है क्या बात? हाँ, तो ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7। ये तो हो गया आपके एडवांस का सवाल। मैं बता रहा हूं एडवांस में ऐसे गंदे गंदे सवाल आते हैं हाई लेवल पे, है ना। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका जेईई मेंस के लायक ही है बस, है ना। बताना जरा, सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ लो। पार्टिकल स्टे एट रेस्ट एज सीन फ्रॉम ए फ्रेम, वी कंक्लूड दैट। एक ये फ्रेम है, एक ये पार्टिकल है, और ये रखा है मान लिया। फ्रेम को मतलब कार मान लो आप, और मान लिया एक दूसरी कार है। ये फ्रेम 1 मान लेते हैं, फ्रेम 2 मान लेते हैं इसे। सही है भाई, ऐसे है। और इस पे ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या है? ए पार्टिकल स्टेट एज सीन फ्रॉम ए फ्रेम, तो दूसरा तो है ही नहीं। द फ्रेम इज इनर्शियल, ऐसा है क्या? रेस्ट पे है और फ्रेम इनर्शियल है। बताओ सोच के। ये सर अगर दोनों व्हीकल्स अगर सेम वेलोसिटी पे चल रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। 2 व्हीकल हैं और दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। कहां गया सवाल? एक है। द फ्रेम इज इनर्शियल, ए पार्टिकल स्टे एट रेस्ट एज सीन फ्रॉम ए फ्रेम। रेस्ट पे है और द फ्रेम इज इनर्शियल। ये वाला मान लिया ये पार्टिकल रखा हुआ है ऐसे, और ये है, देखो इधर। मान लिया इस फ्रेम से हम देख रहे हैं, ये है हमारा फ्रेम और हम इसे देख रहे हैं, और ये चल रहा है। दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, दोनों के एक्सेलरेशन सेम है। मान ले दोनों के एक्सेलरेशन सेम है और सेम ही स्पीड से चल रहे हैं, तो क्या ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं रह सकता? तो ये फ्रेम क्या इनर्शियल है? नहीं, नॉन इनर्शियल भी हो सकता है। आगे बात समझ में? हाँ, मे और मे नॉट भी सही है, मे भी और मे नॉट भी। दूसरा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0।
रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0, ये बताना है। नहीं, यदि कोई बॉडी रेस्ट पे है किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो वो उसकी वेलोसिटी 0 है, तो फोर्स 0 हो भी सकता है, फोर्स 0 नहीं भी हो सकता, ये भी बात है yes, है ना। बताओ मेरे को एग्जांपल ऐसा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0, जरूरी तो नहीं है, बोलो yes, sir. कैसे बताओ। देखो बोर्ड पे सेम एग्जांपल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, आप बैठे हो इस पे और इस पार्टिकल को कंसीडर कर रहे हो, ये इस पे चिपक के बैठा है, तो क्या ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं है? हाँ है। Yes. तो क्या इस ब्लॉक पे फोर्स 0 है क्या पार्टिकल पे? नहीं, नहीं। क्यों नहीं है 0? क्योंकि यदि आप इसका एफबीडी बनाओगे, तो इसमें मतलब हाँ, तो उस पे नीचे mg एक नॉर्मल और एक सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा। सूडो नहीं बेटा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं मैं, अच्छा, ओके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं। तो अगर जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कार से चिपका हुआ है और कार एक्सेलरेट है, तो ये भी एक्सेलरेट है, तो एक्सेलरेट करने के लिए फ्रिक्शन जरूर लगेगा यहाँ पे, तभी तो इसका एक्सेलरेशन ये आ रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है पार्टिकल, हाँ, लेकिन इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है। यस, समझ में आई बात? ये है, यस, क्लियर है या दूसरा एग्जांपल दूं? नहीं समझा। हाँ पढ़ो। तो ए और बी तो हो गए गलत और बी भी हो गया गलत। व्हाट अबाउट सी? सी, इफ द फ्रेम इज इनर्शियल, यानी कि फ्रेम इनर्शियल है, फ्रेम इनर्शियल है। इनर्शियल का मतलब है या तो ये रेस्ट पे है या वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है और आप इस पे बैठे हो, यही तो मतलब है। कांस्टेंट वेलोसिटी वाले फ्रेम को भी आप इनर्शियल मानते हो। तो ये वाला जो पार्टिकल है या तो ये रेस्ट पे होगा, तो फिर ये भी रेस्ट पे होगा फिर तो, और अगर जो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। सही है। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0 इन दैट केस, क्योंकि देखो रेस्ट पे है, तो यदि ये रेस्ट पे है तो इस पे तो एक तो mg लगेगा और एक नॉर्मल लगेगा, n बराबर mg। और यदि ये चल रहा होगा, यदि ये चल रहा, देखो ध्यान से, अब मैं आपको बता देता हूं, अगर जो मान लिया आप इस पे बैठे हो और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये ऐसे चल रहा है, तो ये बताओ कि इनर्शियल फ्रेम है नॉन इनर्शियल है? इनर्शियल है। इनर्शियल, और ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, बोलो। हाँ, ये भी सेम वी से चल रहा है। क्लियर है? तो अब मेरे को बताओ इस पे कितने फोर्स लगेंगे? एक mg एक नॉर्मल और एक वेलोसिटी भी लगेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। दोबारा से बोलो, क्या बोल दिया आपने? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी तो ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा एक्स एक्सिस पे, बिल्कुल कर रहा है। फिर वहाँ एक्स एक्सिस में भी फोर्स लग रहा होगा। ये बात ऐसे बात है, किधर लगाऊं? यहाँ पे। राइट, हाँ, तो अगर जो आपने इसका फोर्स लगा दिया तो इधर एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कब चलेगा? जब कोई फोर्स ना हो। यस, और एक्सेलरेशन तो हो जाएगा 0 इसका, और इसकी वेलोसिटी ये v वेलोसिटी से मूव करता रहेगा ऐसे, v वेलोसिटी से। तो इज इट पॉसिबल? नहीं, कोई फोर्स नहीं लग रहा और वेलोसिटी से भागे जा रहा है, बताओ क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं, बोलो है। नहीं, फोर्स लगना चाहिए उसके लिए। हाँ यही तो बात है। एनएलएम पूरा पढ़ लिया लेकिन न्यूटन का प्रथम नियम नहीं आया अभी आपको समझ में। व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ? रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, हाँ, और अगर मोशन में तो मोशन में रहेगा, एंटी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। हाँ वेरी गुड।
यदि कोई वेलोसिटी से, यदि ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और चल रहा है तो चलता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब तक उस पे कोई फोर्स ना लगे। इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है ना ये, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा इसमें, इसलिए एक्सेलरेशन नहीं है। तो बिना फोर्स के भी चल सकती है बॉडी, समझे? समझ में आई बात? तो इट इज पॉसिबल टू हैव वेलोसिटी विदाउट फोर्स। कैसे? मैं अगर वो जिस ऑब्जेक्ट पे अगर वो चल रहा है वेलोसिटी से। हाँ देखो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे मान लिया आइडियल कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन ही है वैसे। मान लिया फ्रिक्शन नहीं है तो आपने इसमें लात मार दी, ऐसे 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 करके, ऐसे पुश कर दिया, इंपल्स दे दिया, तो एक तो mg लगेगी, एक नॉर्मल लगेगा। जैसे ही आप इसे इंपल्स दोगे, लात मारोगे, इसमें घूसा मारोगे, तो क्या ये वेलोसिटी अचीव नहीं कर लेगी? करेगी। तो इसकी वेलोसिटी यदि v है तो इसमें इस वेलोसिटी के अगेंस्ट कोई फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं है, तो क्या होगा? ये ब्लॉक मूव करती जाएगी। लेकिन ये आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। सही है? ये जैसे फ्रिक्शन कम कर सकते हो आप, जैसे अपना पंखा होता है, अच्छी क्वालिटी का पंखा, आप उसे हल्का सा यूं कर दो तो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। जितना फ्रिक्शन कम होगा, इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन। जब उसे रोकने वाला फोर्स ही नहीं होगा तो रुकेगा नहीं फिर। ठीक है। हाँ, तो ये आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम आइडियल तो मान लेते हैं, है ना? ये तो फिर ये जो अभी हमने n और mg और v वाला जो लगाया था इससे पहले, जो लेफ्ट में आपने लिखा है v के ऊपर, हाँ ये पॉसिबल है एक्चुअल में? मतलब लाइक एक्चुअल में तो नहीं है पॉसिबल, एक्चुअल में थोड़ी ना है। मतलब फ्रिक्शन लगेगी तब, फ्रिक्शन लगता है, एयर रेजिस्टेंस लगता है, फ्रिक्शन लगता है, वेलोसिटी कम होती होती है। हाँ, वेलोसिटी कम होती है, मतलब प्रैक्टिकली। अब हमारी फिजिक्स में तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है ना? लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होती। हाँ, ये सर हो गए। अच्छा, तो एक तो ये वाला सवाल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8। और इसका वो लास्ट वाला बचा हुआ डी ऑप्शन। अच्छा, if the frame is non-inertial then there is a non-zero resultant force। यदि फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो मान लिया A है ना? तो नॉन इनर्शियल है और ये रेस्ट पे है, तो कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा ही। सही, ठीक है, सही ना? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना? ये है। लेकिन अब ध्यान देना, अभी आपने तो यस सर बोल दिया, आप इसे 1-2 दिन बाद पढ़ोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपसे सॉल्व नहीं होने का ये, समझे? तो इसलिए फिर से आपको इस पे स्टार लगा लो और चित्र बना लो, इसे 2-3 दिन बाद फिर से सॉल्व करना, फिर से आप आधा घंटा लगा दोगे सोचने में इस सवाल को, ठीक है? हाँ, तो प्रैक्टिस करना। और जेईई मेंस में ऐसे सवाल भी आ जाते हैं छोटे छोटे से, और बच्चे तो क्या है, उल्टा सीधा आंसर लगा के आते हैं, बहुत ही आसान है, और वो होता है गलत। सही है? तो इसलिए ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, खतरनाक क्वेश्चन है, समझे, है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो आप। यस सर। हाँ भाई, तो मेरे ख्याल से कर दोगे इस सवाल को आप। ये है आपकी ट्रॉली, ये फोर्स F, ये है फोर्स F, ये है 8 kg, और
आपने इस पे एक कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ट्रॉली ये लगा। Yes. अब यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक था और ये ऐसे 37 डिग्री पे आ गया, बोलो, Yes. फ्रॉम द वर्टिकल। तो बताना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली कितना था। पहला ऑप्शन तो यही है, तो बता दूंगा मैं तो इस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, सूडो फोर्स, यहाँ पे क्या लगेगा, 2g, है ना। तो ये हो जाएगा टेंशन T, ऐसे करके Yes. ये हो जाएगा T sin 37 और ये हो जाएगा ऊपर की ओर T cos 37। तो T sin 37 कितना लिखूं बेटा, ma, और T cos 37 कितना लिखूं, 2g, यानी कि mg। तो डिवाइड कर दूंगा तो tan 37 इज इक्वल टू a अपॉन g। तो ये जाएगा 3/4 इज इक्वल टू a अपॉन g। a इज इक्वल टू 3/4 इनटू g की वैल्यू कितनी रखी है, 10। सही है क्या बात? आंसर गलत आ रहा है। 30 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 अपॉन 2 मीटर। Yes. रॉन्ग आंसर, Hmm. गलत दे दिया भाई। सही है, ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। फोर्स एफ और बता दो आप मेरे को। 60 न्यूटन होगा सर। पक्की बात? हाँ, ma। हाँ, F इज इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स तो निकालना, मास कितना लिया आपने इसका, 8 kg। गलत बात। अबे सिस्टम पे मानो ना। ओके, हाँ, यस। 10 8 प्लस 30 2 इंटू 30/4 30। तो कितना आ गया, 300/4, 150/2, 75 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। 70। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है। टेंशन तो निकाल लोगे आप, इससे निकाल लो टेंशन, 4/5 है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू 10, तो कितना जाएगा, 100/4, 25 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। यस। सही है क्या बात? सर ए ऑप्शन नहीं दिया आंसर में, सीडी भी है। है? तो सीडी राइट आंसर है। हाँ, तो ए ऑप्शन गलत ऑप्शन है ना, हाँ, यस, सीडी ये तो राइट है। 30/4 आ रहा है ना, इसलिए कह रहा हूं मैं तो। हाँ। यस, सर इशू है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से ऐसी क्वेश्चन आ गया, देखो एक। Particle is found to be at rest when seen from frame S1। तो ये हमारा फ्रेम हो गया S1 और पार्टिकल है रेस्ट पे, एंड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी when seen from another frame S2। mark out the possible statement। पढ़ो, थोड़ा सा समझ के करो। ये सर ये क्वेश्चन एक दो बार मैंने देखा है, मुझे हुआ नहीं था आंसर। अब देखो, पढ़ो, अब कोशिश करो। The particle is found rest as seen from frame S1। तो मैं S1 को इसके ऊपर ही रख देता हूं, लो ये रहा, and moving with constant velocity when seen from frame S2।
तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। बोलो यस समझ में आई बात? तो यदि फ्रेम S1 से इसे देखोगे बैठ के तो क्या रेस्ट पे नहीं है ये? बिल्कुल सही बात है, रेस्ट पे है। और मान लीजिए कार है और ये b वेलोसिटी से चल रही है ना भाई, ये है, और आप इस पे S2 से देख रहे हो, तो ये S2 के रेस्पेक्ट में कैसा दिखाई देगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई देगा। सही है, तो इसे रेस्ट पे भी मान सकते हैं हम, ऐसे रेस्ट पे। तो यानी कि फ्रेम S1 और S2 क्या है? इनर्शियल। बोथ फ्रेम आर इनर्शियल फ्रेम, ऐसा पॉसिबल है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? ऐसा पॉसिबल है। क्या ऐसा पॉसिबल है दोनों नॉन इनर्शियल हो? हाँ है। कैसे? अरे इसका एक्सेलरेशन ए ले लो और इसका भी एक्सेलरेशन ए ले लो, तो जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पे रहेगा और इसके रिस्पेक्ट में ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। कर सकते हैं? एक्सेलरेशन कर रहा तो रेस्ट पे तो दिखेगा उसको। कैसे? दोबारा बोलो। तो रेस्ट पे रहेगा ना, उसको कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलता हुआ कैसे दिखेगा? ये मान लिया इसका एक्सेलरेशन 2a है और इसका एक्सेलरेशन a है, तो क्या इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से दिखाई देगा? नहीं देगा? नहीं आई बात समझ में? बट सर एक्सेलरेटेड रहेगा ना वो तो। हाँ, तो एक्सेलरेटेड कौन सा? दोनों ही तो, दोनों फ्रेम एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड है? दोनों एक्सेलरेटेड है, बट सर अगर आप हाँ से देखोगे। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो क्या होगा? इस रेस्ट फॉर्म, इससे तो रेस्ट पे है, ये तो रेस्ट पे हो गया, तो इसका एक्सेलरेशन हो सकता है। सही है। अब हमें इसे इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रखना है, हमें इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रखना है, तो क्या करेंगे हम? ए और ए है, मान लिया ए, तो यदि ए है तो कितना होगा? क्या रेस्ट पे रहेगा? नहीं रहेगा रेस्ट पे, मैंने पहले सही लिखा था। कैसे? जैसे मान लिया इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, यू है ना भाई, यू है इसकी, मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल स्पीड। इसकी स्पीड कितनी है? 0। ओके। दोनों का एक्सेलरेशन ए हुआ सेम, है ना? तो जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम हुआ तो t टाइम के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी, लेकिन दोनों का वेलोसिटी में चेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड से ही जाता रहेगा, है ना? तो S2 के रिस्पेक्ट में S1 की वेलोसिटी हमेशा कितनी रहेगी? 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। ओके। ऐसा पॉसिबल है। तो बोथ आर नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऐसे हो सकता है। है ना? ये बात है, मैंने 2a थोड़ा गलत लिख दिया, ऐसे सोच सकते हो आप इसे। और इनर्शियल C और D ऑप्शन आर द रॉन्ग ऑप्शन, है ना? ऐसा नहीं हो सकता इनर्शियल हो नॉन इनर्शियल हो, ये इनर्शियल है। या तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये दोनों का एक्सेलरेशन 0 होगा, बस तभी पॉसिबल है ना? या तो दोनों का एक्सेलरेशन 0 हो, ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो, तो बात तो तभी पॉसिबल है। यदि एक का एक्सेलरेशन है और एक का एक्सेलरेशन नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के रेस्ट में कभी नहीं रह सकते।
सही है, लिख भी सकते हो। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ हैव आइदर जीरो एक्सेलरेशन और हैव सम एक्सेलरेशन। Okay. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, लिख लो चाहे आप इसे इट इज लिख लो, बाद में भूल जाते हैं। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन it is only possible when first case both have zero acceleration, दूसरा और both have constant acceleration। बोथ हैव कांस्टेंट की जगह सेम लिख दो, सेम, है ना, Yes. सेम एक्सेलरेशन होगा, ये है। और दूसरा, दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी पहले से होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो दोनों टेस्ट पे दिखाई देंगे। फिर तो रिलेटिव वेलोसिटी शुरू में ये 10 होनी चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। एक इनर्शियल और दूसरा नॉन इनर्शियल हो, वो कभी नहीं हो सकता। सही है क्या बात? Yes. क्वेश्चन नंबर 10। Yes, sir. कर लोगे नहीं? सर ये मैंने ट्राई किया था, मेरा आंसर मैच नहीं हुआ था पीछे। अरे मैंने बहुत अच्छे समझाया था आपको ये सवाल, समझे? जब रेक्टिलिनियर मोशन कराया था, बेटा पढ़ लेना दोबारा से रेक्टिलिनियर मोशन। मैंने आपको ग्राफ इतने सॉलिड तरीके से बताया था, एक्स और टी में ग्राफ खींचना होता है तो 3 ही ग्राफ बनते हैं, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, हाँ, yes. है ना। ये एक्सेलरेटेड का है, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट का है, और ये रिटार्डेशन का है। बोलो, Negative. Yes, हाँ. है ना। अब देख लो इसमें शक्ल, देख लो इसकी कैसे कैसे है। क्या पूछ क्या रहा है? फाइंड द रीजन वेयर फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। Yes. तो एक्सेलरेशन जीरो कौन कौन से पार्टिकल पोर्शन में बता सकते हो? जहां वेलोसिटी, D और C में और D और E में। हाँ, बी सी में और डी और ई में, बी सी और डी और ई। Yes. क्या स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है? Yes, sir. सही है। तो बता सकते हो इसमें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस में है? इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें जीरो एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, Yes. ये नेगेटिव वेलोसिटी है, ये रिटार्डेशन है। बताओ, Yes. किसी किताब में नहीं लिखा हुआ ऐसे जैसे मैंने बताया आपको। बताओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, और रिटार्डेशन एक्सेलरेशन नेगेटिव। ध्यान रखना इस बात का। ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स और टी में, एक्स और टी में अगर जो पॉजिटिव स्लोप है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, हाँ. और अगर जो नेगेटिव है एक्स और टी में और स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी नेगेटिव है और कांस्टेंट। बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अपन। मैं साफ कर दूं क्या इसे साइना? Yes, sir. हाँ भाई, बताना जरा। ये है बात, ये बी,
ये ए, ये यू और ये पी। बोलो। In the figure, the pulley P moves to the right with a constant velocity u. The downward speed of A is va, ऐसे करके, and the speed of, इसकी कितनी स्पीड है vb। तो आपको रिलेशन बताना है, करो एक बार कोशिश। पुली पे बैठ जाओ, पुली पे हो जाएगा। पुली पे बैठ जाओ बेटा, पुली पे। पुली पे बैठोगे तो ये नीचे जा रहा है पुली के रिस्पेक्ट में, और एक देखो, जब आप पुली पे बैठ जाओगे तो ये तो रेस्ट पे हो जाएगी, तो ये इधर जाएगा, है ना। तो ये तो इधर VA से जा रहा है, तो ये कितने से जाएगा, VA से ही जाएगा ये भी, पुली के रिस्पेक्ट में। अब देखो, पुली के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी लिखनी है, तो पुली के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, B की नहीं VA होगी बस। अरे पुली विद रिस्पेक्ट टू पुली ऐसे लिखना, विद रिस्पेक्ट टू पुली। बोलो, तो पुली तो रेस्ट पे हो गई, ये VA से जा रहा है तो VA से ही नीचे जाएगा, और ये VA से इधर आ जाएगा बस। लेकिन ये तो विद रिस्पेक्ट टू पुली हो गई, लेकिन पुली खुद किधर से जा रही है, इधर की ओर। तो B की वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, VA प्लस U, किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू पुली, ये बात है। तो VA प्लस U, और वो कह रहा है इसकी वेलोसिटी ये कितनी है, VB, तो इसे मैं VB लिख दूंगा। आई बात समझ में। अब जैसे मैंने रिलेटिव मोशन में आपको IJK से सिखाया था, वो तो यूज नहीं करना मैं। नहीं सर, मैंने सेम ही चीज की, बट मेरा आंसर में आ रहा था VB plus U is equal to VA। अब देख लो भैया कैसे करा आपने। मैं तो पुली पे बैठ गया। मैंने क्या कि वो VB से जा रहा था, तो विद रिस्पेक्ट टू पुली उसकी वेलोसिटी, अच्छा ठीक है। अरे VB तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना, और तो पुली के रिस्पेक्ट में नहीं सर, मैंने सही किया था। हाँ सुन लो, मैंने VB minus U लिखा था। हाँ तो VB माइनस U आएगा, और वो VA के बराबर हो जाएगा, तो VA, हाँ, तो V yes, ये किया था मैंने। ये हो जाएगा, ये भी सही है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन आप पुली पे बैठ के देखो, पुली पे बैठ के अच्छा लगता है। पुली पे बैठ के ये नीचे जाएगा, ये इधर आएगा, कितना आसान है। फिर पुली की वेलोसिटी एक्सेलरेशन और जोड़ दो बस, ये सबसे अच्छा तरीका है। IJK भी यूज नहीं होगा इसमें, है ना। क्लियर है क्या बात। अब देखो, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। फिर से पुली पे बैठ जाओ आप। जब पुली कांस्टेंट स्पीड से ऐसे जा रही है, तो पुली कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल। तो जब आप पुली पे बैठ गए तो पुली तो रेस्ट पे हो गई। ये जो A है, ये किस एक्सेलरेशन A से जाएगा, तो ये भी किससे जाएगा, A से जाएगा। तो पुली के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन AA इधर की ओर है, और इसका एक्सेलरेशन किधर है, AA इधर की ओर है। लेकिन पुली का खुद का एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे।
है ना, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये बात तो 11 का बी ऑन डी हो जाएगा है। आंसर। हाँ बेटा 11th का ठीक है। हाँ सही है। तो अभी यदि आपकी कोई डाउट हो तो वो डाउट पूछ लो कुछ भी। एक सेकंड सर। हाँ कॉपी कर लो इसे और डाउट पूछ लो। करो भाई कॉपी। जैसे मैंने आपको एक फोटो भेजी है। हाँ बेटा मिल गया, एक मिनट में पढ़ लो।
compression. Two containers and S and H are arranged. The container alone have negligible mass. Sand in them is total M. The sand hanging container H has the sand in the hanging container has M. You are measure the magnitude of A of the system in series of experiment where M varies from experiment to experiment. You will shift sand, that is each other. M upon M is taken on the horizontal axis for the plot. Very good. The plot has a okay. The plot in the figure 2 रेशो, चलो जो भी है, एक्सेलरेशन ऑफ, देखो इधर, मतलब ये ऐसे है, ये यूं है, ये यूं है, ऐसे, ये ऐसे है, ये M है और ये कितना होगा भाई, ये होगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m. M टोटल को कितना मान लिया मैंने, कैपिटल M मान लिया. सही है क्या बात? तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका A, तो इसका एक्सेलरेशन A, तो खींचने वाला फोर्स तो mg है और टोटल मास कितना है m, तो F नेट इज इक्वल टू ma. टोटल m तो m ही है बस सिस्टम का. yes. m प्लस m माइनस m इंटू ए, तो F नेट कितना है mg इज इक्वल टू m इंटू ए. तो एक्सेलरेशन आ गया m अपॉन कैपिटल M इंटू g. सही है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, तो m है, तो m को थोड़ी देर के लिए आप मान लो x, तो x इंटू g अपॉन m, तो a इज इक्वल टू, ये तो हो गया कांस्टेंट k इंटू x. तो एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन तो ये आ गया, हमें क्या निकालना है, प्लॉट सेकंड गिव्स द प्लॉट इन द फिगर सेकंड व्हिच गिव द एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ द कंटेनर एज ए फंक्शन ऑफ, हाँ ये हो गया ना, एज ए फंक्शन ऑफ m अपॉन m आउट. ये हो गया, देखो एक बार, ये तो है m और ये हो जाएगा m अपॉन m टोटल इंटू g. तो इसे वो कह रहा है, इसे तो ले लो y और इसे ले लो x, तो y बराबर x, तो y इज इक्वल टू g इंटू x. कैसे आएगा, तो ये आएगा. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. द प्लॉट इन द फिगर सेकंड व्हिच गिव द एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ द कंटेनर एज अ फंक्शन ऑफ दिस. तो बेटा कौन सा ऑप्शन आया, फोर्थ ऑप्शन. ये स्ट्रेट लाइन वाला कौन सा है, ये सही है, तो फोर्थ ऑप्शन. 16 देखो, द कर्व व्हिच गिव्स टेंशन इन द स्ट्रिंग टेकन. अच्छा टेंशन और निकालनी है, तो बोर्ड पे देखो, ये T है, तो T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a, तो T बराबर m g प्लस a, तो g प्लस a. a क्या है भाई, इंटू g. यही तो हुआ बात. yes. तो m को थोड़ी देर के लिए x मान लो आप, तो x 1 प्लस x अपॉन, लेकिन किस किस के बीच में एज ए फंक्शन ऑफ, एक मिनट, ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे yes. हाँ ये टेंशन, तो ये आ गया. तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि m टोटल से गुणा भाग कर लो इसमें, ऐसे क्या, और यहां से m अपॉन m टोटल इंटू g लिख लूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें. वो ये कह रहा है आप इसे x एक्सिस पे ले लो और इसे y एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू m टोटल x 1 प्लस x इंटू g, तो यानी कि आ जाएगा x प्लस x स्क्वायर mtg. बताना कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, ये बनेगा पैराबोला, वो भी अपवर्ड पैराबोला. 2 ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. कर लोगे बाकी 17. द कर्व व्हिच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन कंटेनर H. वो m into a का क्या है? आ जाएगा. हाँ
हाँ यस सर। तो ऐसे कर, सही है।